मैं डॉक्टर प्रणव कुमार मिश्र। राष्ट्रीय चेतना की इकाई 3, इससे पहले हम लोगों ने इकाई 1, 2, 3 का अध्ययन किया। आज इकाई 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। इकाई 4, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास। सबसे पहले इस आंदोलन के जो विकास के विभिन्न चरण हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित 1857 के बाद के इतिहास का परिचय। 1857 से 1947 के बीच जो ये आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के मुख्यतः 3 चरण, इसको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम चरण 1857 से 1905 तक, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक, तृतीय चरण 1919 से 1947 तक। इस अवधि में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के शोषण के विरुद्ध राष्ट्रवादी व्यक्तियों और संगठनों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाए गए। भारत की जनता में स्वतंत्रता के लिए एक नई जागृति पैदा हुई। इन आंदोलनों के हिंसक अहिंसक दोनों रास्ते थे, लेकिन आंदोलन का मुख्य स्वर अहिंसा के पक्ष में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और गांधी जी के नेतृत्व में इसी स्वर को बल मिला। सर्वप्रथम ये जानना आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय से पहले क्या स्थितियां थीं, उभारने वाले कारण क्या थे। आंदोलन के तीनों चरणों का संक्षिप्त परिचय, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के से पहले 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य शीघ्र ही उसने अपनी शक्ति और वैभव को खो दिया। अमीरों द्वारा कठपुतली बादशाह सिंहासन पर बैठाए गए और उतारे गए जाते थे। इस कमजोरी का लाभ उठाकर क्षेत्रीय और प्रांतीय शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस प्रकार शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। इन शक्तियों में आपसी संगठन के अभाव में बाहरी आक्रमणों के समय उनके लिए गंभीर खतरा उपस्थित हो गया। इसी समय विभिन्न यूरोपीय कंपनियों पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी का व्यापारी वर्ग के रूप में भारत में आगमन हुआ। अंततः सभी पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो गया। धीरे धीरे कंपनी का लोभ बढ़ता गया और उसने स्थानीय शासकों की कमजोरी और आपसी ईर्ष्या का लाभ उठाते हुए उनके शासन में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध में भारतीय शक्तियों के पराजित होने के बाद से ही भारत में अंग्रेजी व्यापारिक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। धीरे धीरे समस्त भारतीय शक्तियों को समाप्त करती हुई वो पूरे भारत की शासक बन गई। संपूर्ण भारत में भारत का शासक हो जाने के बाद ब्रिटिश का मूल चरित्र विदेशी हो गया। उन्होंने न भारत को अपना देश माना, न उसके विकास के लिए ठोस प्रयत्न किए। ब्रिटिश शासकों ने अपने आर्थिक लाभों को ही प्राथमिकता दी और भारतीय किसानों, शिल्पकारों, दस्तकारों का अतिशय शोषण किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म ब्रिटिश आधिपत्य की चुनौती के रूप में हम अंग्रेजों द्वारा शासित होना ही भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का आधार बनता गया। स्वाधीनता आंदोलन का आधार मुख्यतः यही तथ्य और संदर्भ था। विदेशी शासन भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन चुका था। किसानों की उपज का एक बड़ा हिस्सा लगान के नाम पर ले लिया जाता था और इस कार्य में अंग्रेजों के सहयोगी व जमींदार, भूस्वामी, व्यापारी सूदखोर थे, जो किसानों का केवल शोषण ही नहीं करते बल्कि धोखा देकर उनकी जमीन भी हथिया लेते थे। किसानों के असंतोष को पुलिस और सेना द्वारा दबा दिया जाता था। नवशिक्षित भारतीयों का
जब एक वर्ग उभरा जिसने देश की राजनीतिक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए नए नए प्राप्त आधुनिक ज्ञान का प्रयोग किया। 1857 में जिन लोगों ने ब्रिटिश शासन का समर्थन इस आशा में किया कि यह भारत को आधुनिक और औद्योगिक देश बनाएगा, उन्हें निराश होना पड़ा। भाषण, प्रेस, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगते जा रहे थे। अंग्रेजों ने भारतीयों को स्वशासन की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया। साम्राज्यवादी सरकार की व्यापार, चुंगी, कर तथा यातायात संबंधी नीतियां नए तथा कमजोर भारतीय पूंजीपति वर्ग के विकास में बाधक थी। उन्हें अधिक सुविधा प्राप्त विदेशी पूंजीपतियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। भारत में विदेशी शासन का अंत तक समर्थक जमींदार, भूस्वामी, राजे महाराजाओं का यह वर्ग बना रहा, जिनके हित विदेशी शासकों के हितों से संबंधित थे। इन्हीं परिस्थितियों में आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की सच्ची भावना का विकास हुआ। स्वाधीनता आंदोलन का विकास 1757 से ही भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हो चुका था। विभिन्न आंदोलनों ने अंग्रेजों के आधिपत्य को समय समय पर चुनौती दी, पर ये आंदोलन न तो अपने चरित्र में राष्ट्रीय थे, न ही उनके लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे थे, वरन ये स्वतः स्फूर्त विरोध आंदोलन थे। लेकिन इनका महत्व ये है कि इनसे साबित हुआ कि भारतीयों ने अंग्रेजों का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं किया। प्रथम चरण 1857 से 1905 तक अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रणाली लागू कर दी। ग्रामीण आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश और अखिल भारतीय स्तर पर उद्योग तथा व्यापार का प्रसार हो जाने से देश के विभिन्न विभिन्न भागों में रहने वालों लोगों के आर्थिक हित परस्पर जुड़े थे। रेल, तार तथा केंद्रीकृत डाक व्यवस्था ने भी देश की जनता और नेतृत्व सूत्रों के आपसी संपर्क को प्रोत्साहित किया। विदेशी दासता के अपमान की पीड़ा भरी अनुभूति इसी आधुनिक शिक्षित वर्ग को हुई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भारतीयों को इस दृष्टि से तैयार किया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सकें और उसे जनतांत्रिक आधार दे सकें। एक ओर अंग्रेजी विभिन्न क्षेत्रों की जनता को जोड़ने में सहायक हुई, दूसरी ओर शिक्षित नगर जनों और ग्रामीण अशिक्षित एवं अल्पशिक्षित जनों के बीच व्यवधान पैदा करने लगी। वस्तुतः साधारण जनता में आधुनिक विचारों का प्रसार विकासमान भारतीय भाषाओं, उनमें विकसित हो रहे साहित्य तथा भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय संचार माध्यम प्रेस द्वारा संभव हुआ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के पत्रों ने सरकारी नीतियों की नियमित आलोचना के लिए उपयुक्त मंच सुलभ किया। इस समय लिखे जा रहे राष्ट्रीय साहित्य ने भी राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योग दिया। बंगला में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मराठी में विष्णु शास्त्री, तमिल में सुब्रमण्यम भारती, उर्दू में अल्ताफ हुसैन और हिंदी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का योगदान इस दृष्टि से ऐतिहासिक महत्व का है। 19वीं सदी का उत्तरार्ध राष्ट्रवादी चेतना के क्रमिक विकास और संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक उदय का दौर है। राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, जूरियों द्वारा मुकदमों की सुनवाई, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अलगाव, उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति तथा भारत में औद्योगिक विकास के लिए संघर्ष किया। भारत में पहली राजनीतिक संस्था 1829 में कलकत्ता में लैंड होल्डर्स सोसाइटी नाम से बनी। इस तरह अन्य संस्थाएं थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इन सभी पर अभिजात्य वर्ग का प्रभुत्व था। उन्होंने ब्रितानी भारतीय शासन के सामने राजनीतिक आर्थिक मांगे रखी, जैसे प्रशासनिक पदों में अधिक संख्या में भारतीयों की नियुक्ति हुई। 1858 के दौर में शिक्षित भारतीय भारत में ब्रिटिश नीतियों के मुखर आलोचक बन गए। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने
भारतीय प्रश्नों पर विचार विमर्श करने और ब्रितानी जनता के पत्र को प्रभावित करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारत के बड़े नगरों में उसकी शाखाएं स्थापित की। दादा भाई नौरोजी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया और अपने अर्थशास्त्रीय अध्ययन में उन्होंने यह दिखाया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण और यहाँ का धन विदेश भेजना है। भारतीय धन के विदेश जाने की वही पीड़ा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने अनुभव किया। स्वदेशी के सिद्धांत का प्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के 7वें दशक में भारतीय उद्योग को ब्रितानी उत्पादकों के हमले से बचाने की प्रणाली के रूप में सामने आया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ। 1870 में जस्टिस रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, एस चिपलुर्कर तथा अन्य लोगों ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। विदेशी शासन और शोषण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का समय आ चुका था। भारतीय नागरिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी एओ ह्यूम ने प्रथम भारतीय नेताओं के समर्थन से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के घोषित उद्देश्य थे देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति धर्म प्रांत के भेद से परे राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, जनप्रिय मांगों को सरकार के सामने रखना, देश में जनमत को प्रशिक्षित एवं संगठित करना। 1885 से 1892 तक भारतीय राष्ट्रवादी विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग करते रहे। फलस्वरूप 1892 में भारतीय परिषद कानून पारित हुआ, जिसके आगे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर स्वशासन का दावा पेश किया गया। कांग्रेस के मंच से इसकी पहल गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने की। आर्थिक दृष्टि से उच्च पदों पर यूरोपीय एकाधिकार को चुनौती दी गई। 1897 में मुंबई की सरकार ने बाल गंगाधर तिलक तथा अन्य नेताओं और समाचार पत्र संपादकों को सरकार के विरुद्ध असंतोष को बढ़ावा देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चलाकर उन्हें कैद की लंबी सजाएं सुनाई गई। नाटबंद के रूप में विख्यात पूना के 2 नेताओं को बिना किसी मुकदमे के अंडमान भेज दिया गया। इस तरह दमन को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा। बाल गंगाधर तिलक की छवि महाराष्ट्र से निकलकर अखिल भारतीय नेता की हो गई और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। 1905 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर नरमपंथी राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व था। नरमपंथियों की राजनीतिक कार्य पद्धति कानून की सीमा में रहकर संवैधानिक आंदोलन चलाने की थी। वे भारतीय जनता में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना को विकसित करते हुए एक शक्तिशाली जनमत तैयार करना चाहते थे। इसी क्रम में भारतीय पक्ष को सामने रखने के लिए प्रमुख भारतीयों के दल ब्रिटेन भेजे गए। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति बनाई गई और 1890 से इंडिया नामक एक पत्र का प्रकाशन हुआ। प्रारंभिक दौर में राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी कमजोरी उसके सामाजिक आधार की संकीर्णता में थी। जनता व्यापक रूप से आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं हुई। उसका प्रभाव क्षेत्र नगरों तक और अधिक प्रबुद्ध या शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था। आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी सीमाओं में भारतीय जनता को राष्ट्रीय जागृति के लिए तैयार किया। जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरित्र को निर्ममतापूर्वक उजागर किया। उन्होंने जो जमीन बनाई उसी पर आगे राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक विकसित हुए। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे चरण की। इसका दूसरा चरण 1905 से 1919 तक रहा। 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल ने
राष्ट्रवादियों का आह्वान किया कि वे भारत की जनता के संघर्षशील चरित्र को पहचानें। स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा रहा था कि अब राष्ट्रवादी आंदोलन को शिक्षित वर्ग से निकालकर बृहत्तर जनता तक फैल जाना चाहिए। शिक्षित भारतीयों की संख्या और बेरोजगारी में वृद्धि होने से यही शिक्षित वर्ग उग्र राष्ट्रवाद का प्रबल अनुयायी सिद्ध हुआ। आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीयों को विश्वास दिया कि जनता एकजुट और बलिदान के लिए तैयार हो तो शक्तिशाली निरंकुश शासकों के लिए चुनौती बन सकती है। फिर इसी के बाद उग्र राष्ट्रवाद का अस्तित्व आया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवाद का एक संप्रदाय देश में मौजूद था, जिसके प्रतिनिधि बंगाल में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त, महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री, चिपलुकर जैसे नेता थे। इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रति समर्पित कर दिया। न्यू इंग्लिश स्कूल, बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी में मराठा तथा मराठी में केसरी नामक पत्रों का संपादन किया। गणपति, शिवाजी जैसे उत्सवों का आयोजन किया, जो उनके रणनीति के अंग थे। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र के अकाल पीड़ित किसानों को संगठित किया कि वे मालगुजारी न चुकाएं। बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने वालों में थे। 1905 तक भारत में अनेक ऐसे नेता थे जो स्वभाव में ही उग्र, असहिष्णु तथा विद्रोही थे। इसके बाद बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। 20 जुलाई 1905 में कर्जन के आदेश से बंगाल का विभाजन हो गया और उसका वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को नियंत्रित करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों ने इस विभाजन का डटकर विरोध किया। बंगाल की समस्त जनता विरोध में खड़ी हो गई। बंगाल के राष्ट्रीय नेताओं के प्रयत्न से बंगभंग विरोधी आंदोलन के साथ स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ और आंदोलन में तेजी आई। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध गीत हमार सोनार बंगला की यही पृष्ठभूमि है, जिसे बंगाल की जनता सड़कों पर गाती थी। उल्लेखनीय है 1971 में बांग्लादेश ने इसे ही अपना राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रातों रात बंगाल में लोकप्रिय हो गया। यही राष्ट्रीय आंदोलन के आभार के दौर में राष्ट्रगान बना। स्वदेशी के पक्ष में आत्मनिर्भरता का मंत्र फूंकने वालों में रविन्द्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद, मुकुंद दास आदि का उल्लेखनीय नाम है। ब्रिटिश शासन की दमन नीति में तेजी आ चुकी थी। लाला लाजपत राय, अश्विनी दत्त जैसे नेताओं को देश से निष्कासित कर दिया गया। 1908 में तिलक को देश से निकाल दिया गया और मांडले जेल भेज दिए गए। उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन को राष्ट्रवादी जन आंदोलन बनाने का प्रयत्न किया। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। अब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बन गई है। भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का एक क्रांतिकारी मोड़ था। इसमें अनेक क्रांतिकारी संगठनों की भूमिका थी। 1905 के बाद बंगाल के संध्या और युगांतर, महाराष्ट्र के काल आदि समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद को समर्थन देने लगे थे। 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जज फिंक्सफोर्ड के घर में एक बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्थाओं में प्रमुख थी 1906 में वरिंद्र घोष द्वारा गठित अनुशीलन समिति। घोष ने भारत में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
बंगाल के स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। नरमपंथी, गर्मपंथी राष्ट्रवादियों के मतभेद यहाँ पे प्रकट हो गए। शासन को इसका लाभ मिल रहा था। गर्मपंथियों के दमन में तेजी आई, नरमपंथियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना के प्रसार के कारण कांग्रेस द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों गुटों को फिर निकट लाने की कोशिश की गई। कांग्रेस मुस्लिम लीग को भी एक दूसरे से निकट लाने के लिए तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रयत्न किया। शिक्षित मुस्लिम युवक उग्र राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। 1914 में सरकार ने अबुल कलाम आजाद के पत्र अल हिलाल और मौलाना मोहम्मद अली के कामरेड को बंद कर दिया। कुछ सुधारों की घोषणा की गई, पर भारतीय राष्ट्रवाद उससे संतुष्ट न था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रवाद की मुख्य धारा के साथ साथ सांप्रदायिकता के लक्षण भी जहां तहां दिखाई दे रहे थे। 1857 के विद्रोह में हिंदू मुसलमान साथ साथ खड़े थे। इधर ब्रिटिश अधिकारियों ने धार्मिक आधार पर उन्हें बांटने की कोशिश की। 1880 के आसपास सैयद अहमद खान ने अपने पूर्ववर्ती प्रगतिशील विचारों को छोड़कर घोषणा की कि हिंदुओं और मुसलमानों के राजनीतिक हित एक दूसरे से अलग हैं। शिक्षा, व्यापार, उद्योग में मुसलमानों के राजनीतिक हित एक दूसरे से अलग हैं। फिर भी हजरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद जैसे मुस्लिम बुद्धिजीवी राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक थे। उन्होंने उसका मुख्य चरित्र धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये सब राष्ट्रीय आंदोलन को इन लोगों ने बहुत अधिक मजबूत किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1915-16 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक नेता के रूप में तिलक जी, दूसरे में एनी बेसेंट और यस सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने पूरे देश में यह मांग प्रचलित की कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कांग्रेस की निष्क्रियता से खिन्न होकर अनेक नरमपंथी भी इस उग्र आंदोलन में शामिल हो गए। 1913 में अमेरिका, कनाडा में बसे भारतीय क्रांतिकारियों ने गदर पार्टी की स्थापना की और जिसके प्रमुख नेताओं में लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्लाह, भगवान सिंह, रामचंद्र इत्यादि प्रमुख थे। गदर पंथियों ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्वी एशिया और संपूर्ण भारत में सैनिकों से संपर्क करके अनेक रेजिमेंटों को विद्रोह के लिए तैयार किया। पंजाब में सशस्त्र विद्रोह के लिए 21 फरवरी 1915 की तिथि निश्चित की गई। दुर्भाग्य से इस योजना का पता ब्रिटिश अधिकारियों को पहले से लग गया और उन्होंने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां करके उनको कैद कर लिया या फांसी की सजा दे दी। राजनीति से दूर रहने वाली सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ने इस दौर में दुनिया के अनेक देशों में जारी स्वाधीनता संग्राम से संबंधित टिप्पणियां प्रकाशित की। अब हम तीसरे चरण की बात करें। तीसरा चरण 1919 से 1947 तक का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। इस दौरान विदेशी आयात बंद हो जाने के कारण जिन भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला, वे युद्ध बंद होने के कारण, घाटे के कारण बंद हो गए। अब फिर से विदेशी पूंजी का भारत में निवेश बड़े पैमाने पर होने लगा। भारतीय समाज के सभी वर्गों को आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव हो रहा था। प्रथम महायुद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने न केवल अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने का वचन भुला दिया, बल्कि जर्मनी और तुर्की के जीते गए क्षेत्रों को आपस में बांटकर उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। इस दौर में उपनिवेशों की जनता के मन में गोरों की श्रेष्ठता का दर दूर होने लगा। 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को काफी प्रेरणा मिली। जार का तख्ता पलटकर विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की गई।
इस क्रांति को जनता के भीतर छिपी अथाह शक्ति से संबद्ध करके देखा गया। अब भारत के साथ एशिया और अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। सरकार विरोधी भावनाओं में हो रही वृद्धि से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार के छूट और दमन नीति के अंतर्गत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का उपयोग किया गया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम बना। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषद का आकार बढ़ा और उसके अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन दोहरी शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांतों को अधिक अधिकार देने का प्रावधान हुआ। पर कांग्रेस ने सुधार के ऐसे प्रस्तावों को निराशाजनक बताकर प्रभावी शासन की मांग रखी। सरकार ने सुधार का प्रस्ताव रखने के साथ ही दमन की कार्यवाही जारी रखी और 1919 का रोलेट एक्ट इसका उदाहरण है, जिससे सरकार को अधिकार दे दिया गया वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सके। इसके विरुद्ध उपजे असंतोष ने व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी समय महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उभर कर सामने आए और शीघ्र ही उनके हाथों में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आ गया। इसके पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद से संघर्ष करते हुए असहयोग और सत्याग्रह जैसे अस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग किया था। गांधी जी के नेतृत्व में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन हुआ, जिसके सदस्यों द्वारा कानून का उल्लंघन करने, गिरफ्तारी देने और जेल जाने की शपथ ली गई। इसी समय खादी भी ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बनी। 1919 में आंदोलनों में तेजी आई। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को बड़े पैमाने पर हड़ताल का आह्वान किया। सरकार ने इस व्यापक जन प्रतिरोध का सामना करने के लिए आधुनिक इतिहास का जघन्यतम अपराध किया। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले सैफुद्दीन किचलू जैसे भारतीय लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में स्त्रियां और बच्चे भी उसमें थे, जालियांवाला बाग में एकत्र हुए। अमृतसर के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने बाग को घेर कर सैनिक टुकड़ी को भीड़ पर राइफलों, मशीन गनों से गोली बरसाने का आदेश दिया। यह सबसे बर्बर हत्याकांड था। पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर और भी बर्बर अत्याचार हुए। विरोध में कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी। 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण, बिहार में किया, जहां नील उत्पादक किसान अपने हित और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने, लगान न देने के लिए तैयार किया। इसी संघर्ष के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। गांधी जी जनता के जीवन से अपनी जीवन पद्धति को एकाकार कर चुके थे। उनके उद्देश्यों में हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में सुधार जैसे संकल्प शामिल थे। इस नई विचारधारा का प्रभाव साहित्य और संस्कृत पर व्यापक रूप से देखा गया। इसी चरण में आगे चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में। असहयोग आंदोलन की कड़ी थी, क्योंकि इसमें हिंसा हुई और क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा देने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने उन गतिविधियों पर रोक लगा दी जिससे कानून का उल्लंघन होता है। युवा राष्ट्रवादियों में अधिकांश गांधी जी की रणनीति से संतुष्ट नहीं थे। पहला असहयोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन इस तरह समाप्त हुआ। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए, 6 कैद की सजा हुई। खिलाफत आंदोलन भी प्रासंगिक नहीं रह गया। जहां उसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया, वहीं राजनीति में धार्मिक चेतना आगे धार्मिक संकीर्णता के प्रवेश को रोक न सका। यद्यपि प्रकट रूप में यह आंदोलन असफल रहे, पर इन्हीं के प्रभाव से आंदोलन में किसान, दस्तकार, स्त्रियां अर्थात भारतीय समाज के सभी वर्ग शामिल हुए। स्वराज्यवादी चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू अनुभव कर रहे थे कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडलों का बहिष्कार समाप्त कर उसमें भाग लेना चाहिए, उनके संचालन में बाधा डालनी चाहिए। अपरिवर्तनशील कहे जाने वाले सरदार पटेल, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दलील दे रहे थे कि इससे राष्ट्रवादी उत्साह कम होगा और जनता की भागीदारी में उदासीनता आएगी।
कांग्रेस के विरोध के पश्चात 1922 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। नवंबर 23 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में स्वराज्यवादियों ने 101 में 42 सीटें जीती। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुनवाने में सफल हुए। विदेशी सरकार की निरंकुश नीतियों के में बदलाव न आने से उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष का पद त्यागना पड़ा। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई। इसी समय मार्क्सवादी या समाजवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। कांग्रेस के भीतर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो वामपंथ उभरा, उसमें साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ पूंजीपतियों और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण पर भी सवाल उठाया गया। 1928 में गुजरात के बारदोली में किसानों ने कर न देने के लिए पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह चलाया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का तेजी से विकास हुआ। इससे बड़ी हड़ताल मुंबई के कपड़ा मिलों में हुई। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन पुनः सक्रिय उठा। अक्टूबर 1924 में सशस्त्र क्रांति के उद्देश्य से एक संगठन हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ नाम से स्थापित हुआ। सरकार ने इस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए बड़ी संख्या में आतंकवादी युवकों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र केस चलाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। जेल से लिखी हुई बिस्मिल की आत्मकथा का एक मार्मिक दस्तावेज समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित क्रांतिकारियों ने 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में अपने संगठन को एक नया नाम दिया, हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय शहीद हुए। प्रतिशोध में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जनरल सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फोड़ा, जिसका उद्देश्य बहरों को सुनाना था, किसी की हत्या करना नहीं। उन्होंने जानबूझकर अपने को गिरफ्तार करवाया। वे अदालत का इस्तेमाल क्रांतिकारी विचारों के प्रचार मंच के रूप में करना चाहते थे। चटगांव, बंगाल में 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने सरकारी सत्रागार पर छापा मारा। इस आंदोलन में स्त्रियां भी सक्रिय रही, उन्होंने भी भाग लिया। देशव्यापी जन विरोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस का सामना करते हुए मारे गए। सूर्यसेन ने 1933 में गिरफ्तार कर उन्हें फांसी दे दी गई। मेरठ षड्यंत्र केस से पहले कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। दिसंबर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पुनः सक्रिय राजनीति से फिर वो जुड़े और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू हुई। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर समुद्र तट पर स्थित दांडी ग्राम पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। आंदोलन के उभार के दौर में कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर कड़ा सेंसर लगा दिया गया। उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। 19 मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविंग के बीच समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकने पर सहमत हो गई। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में इंग्लैंड गए और उनकी जोरदार अपील के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से इनकार कर दिया। इधर भारत में विश्वव्यापी मंदी के फलस्वरूप कृषि पैदावारों के मूल्य गिर गए। 1930 में कांग्रेस ने न लगान न टैक्स का अभियान चलाया। सरकारी दमन जारी रहा। सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर कमजोर हुआ और कांग्रेस ने
मई 1934 में उसे वापस ले लिया। गांधी जी फिर सक्रिय राजनीति से अलग हुए। 1932 में कांग्रेस की उपस्थिति के बगैर लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक भारतीय संघ में प्रांतीय स्वतंत्रता और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। 1938 में कांग्रेस रूसी पद्धति पर आर्थिक योजना का विचार स्वीकार किया। 1942 में गांधी जी ने घोषणा की, जमीन उनकी है जो उस पर मेहनत करते हैं। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। भारत की विदेशी सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस के परामर्श के बिना युद्ध में शामिल हो गई। प्रतिक्रिया में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया और 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलने का आग्रह किया। इसमें विनोबा भावे आगे आए। दिसंबर 1941 में अमेरिका पर आक्रमण कर जापान भी जर्मनी इटली के साथ युद्ध में शामिल हो गया। शीघ्र ही फिलिस्तीन, हिंद, चीन, इंडोनेशिया, मलाया, बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1942 में रंगून पर अधिकार करके युद्ध को भारत की सीमाओं तक पहुंचा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद जो महत्वपूर्ण आंदोलनों में एक है। 1942 में जापान की जीत के भय से जनता में चिंता व्याप्त थी, पर गांधी जी का तेवर अधिक उग्र हुआ। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और कहा, मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। 1941 में सुभाष चंद्र बोस सोवियत संघ जर्मनी होते हुए 1943 में जापान पहुंचे ताकि जापानी सहायता प्राप्त कर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष चला सके। उन्होंने रास बिहारी बोस की मदद से सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का नारा दिया। 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त होने के कारण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का एक नया दौर प्रारंभ हुआ। सरकार ने लाल किला दिल्ली में आजाद हिंद फौज के 3 अधिकारियों शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, प्रेम सहगल पर देशद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें अपराधी घोषित किया। उनकी रिहाई के लिए विशाल जन प्रदर्शन हुआ। अंग्रेजों ने जून 1939 तक भारत छोड़ने का निश्चय किया। 1946 के बाद ही हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय बनकर आए। उन्होंने दोनों संप्रदायों के नेताओं से बातचीत के क्रम में अंततः यह हल निकाला कि भारत स्वतंत्र होगा, पर खंडित होकर। भारत के साथ ही पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। देसी रजवाड़ों को भी किसी भी देश में सम्मिलित होने की छूट दी गई। उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के कारण अनेक देसी राज्यों ने भारत का अंग बने रहना स्वीकार कर लिया। अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस का बिगुल बजा और एक लंबे संघर्ष का अंत, समस्याओं से घिरे एक नए युग का आरंभ हुआ। 14 अगस्त की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐतिहासिक संबोधन में कहा, मध्यरात्रि को जब 12 का घंटा बजेगा, सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत नए जीवन और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होगा। आज हम एक दुर्भाग्यपूर्ण अवधि को समाप्त कर रहे हैं। भारत को अपने महत्व की अनुभूति हो रही है। आज हम जिस उपलब्धि की खुशी मना रहे हैं, वो निरंतर प्रयासों का फल है। इस तरह स्वाधीनता आंदोलन का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य बना और इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय स्वाधीन चेतना की अभिव्यक्ति के लिए व्यंग्य प्रधान अभिव्यक्ति रूपों या शैलियों का उपयोग किया गया। आगे स्वच्छंदतावाद, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीयता से लगाव को महत्वपूर्ण मानकर शैली और अंतर्वस्तु के रूप में उभारा गया। हिंदी छायावादी कवियों में प्रसाद पंत निराला ने भी अपने ढंग से स्वाधीन चेतना के बारे में अपने विचार रखे। प्रसाद के नाट्य गीत हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, अरुण या मधुमेह देश हमारा इसी स्वाधीन चेतना को व्यक्त करते हैं। पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी लिखकर ग्रामीण संस्कृति के बीच इस स्वाधीन चेतना को मूर्त रूप में देखा। निराला ने यहाँ स्वाधीन होने का अर्थ ही निर्भय होना, यह दृष्टि
स्वाधीनता संघर्ष के अनुभवों से विकसित हुई। भारत जय विजय करे कविता भारती के दोहरे रूपों को व्यक्त करती, जिसमें एक सरस्वती वाला रूप भी है। जागरण की चेतना इसी स्वाधीन चेतना का सहजीवी भाव है। जागो फिर एक बार जैसी कविताएं इसे प्रभावित करती हैं। प्रकृति में भी ये जागरण का संदेश देती है। स्वाधीनता संघर्ष के क्रम में किसानों का संघर्ष, सत्याग्रह आदि संदर्भ में अनेक उपन्यास लिखे गए। स्वाधीनता की चेतना को पूरे समाज तक फैलाने के प्रयत्न में लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, इतिहासकार, पत्रकार, समाज वैज्ञानिक सभी एक साथ थे। स्वदेश, कर्मवीर, प्रताप जैसी पत्रिकाएं इस चेतना को बृहत्तर पाठक समुदाय तक ले जाने के प्रयत्न में शामिल थी। संदर्भ आधुनिक भारतीय साहित्य 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के आरंभ में असमिया के लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हेमचंद गोस्वामी जैसे लेखक इसी राष्ट्रीय चेतना को वहन कर रहे थे। इनके अपने समय के नवजागरण से गहरा संबंध था। रविन्द्रनाथ का उदय इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे परंपरा के अधिक गहरे साहचर्य में स्वाधीन चेतना की अधिक आधुनिक परिकल्पना को रूप और आकार दे रहे थे। निर्झरेर स्वप्न भंग कविता इसी मानसिकता को व्यक्त करती है। गुजराती साहित्य में गांधी जी के राजनीतिक संघर्ष की छाप अधिक गहरी है। अफ्रीका में गांधी जी की वापसी के साथ पूरे भारतीय जनमानस में जो द्वेलन था, उसकी छाप गुजराती के आधुनिक साहित्य में है। मैथिलीचरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं स्वाधीनता आंदोलन में प्रकट जन आकांक्षाओं को व्यक्त करती हैं। क्रांति या विप्लव का स्वर इनमें साफ सुनाई पड़ता है। ईमानदार है और भारत छोड़ो आंदोलन की गूंज इनकी रचनाओं में स्वतः झलकती है। विश्व मानवतावाद का संदेश भी इन्हीं आंदोलनों की प्रेरणा से उभरा। वल्लतोल, कुमारा आसान की मलयालम रचनाएं इसी चेतना से अनुप्रमाणित हैं। तमिल के सुब्रमण्यम भारती इस चेतना के प्रमुख संदेशवाहकों में हैं। केशव सूत की कविताएं, हरिनारायण आप्टे के उपन्यास इस स्वाधीन चेतना को व्यक्त करने में सक्षम है। उड़िया कथाकार फकीर मोहन सेनापति के 6 बीघा जमीन नामक उपन्यास में बुनकरों, किसानों की जिंदगी से परिचित कराते हुए एक युग की सामाजिक वास्तविकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद और पश्चिम के प्रभाव से पंजाब अधिक समय तक मुक्त रह सका। नवजागरण की चेतना वहां देर से आई। भारतीय साहित्य में आधुनिकता का उदय अचानक नहीं हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के अभाव से हमारी ठेठ देसी आधुनिक दृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर साहित्य में भी आधुनिक दृष्टि के लिए, आधुनिकता की पहचान और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष चलता रहा। ये सच्चाई है कि स्वाधीनता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य व्यापक था। एक संघर्ष कई स्तरों, कई मोर्चों पर चला। समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों की हिस्सेदारी इसमें बढ़ती गई। स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही स्त्रियां इस आंदोलनों में आगे आई। इससे सामंती संबंध रचना पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। अब हम अगली इकाई नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास, इसका अध्ययन करेंगे। नवजागरण की चर्चा सबसे पहले यूरोप में हुई, जब 15वीं शताब्दी में इटली तथा दूसरे यूरोपीय देशों में उदयमान पूंजीवादी शक्तियों और सामंतवाद के बीच सीधी टक्कर हुई। इससे नए अस्तित्व में है। नवजागरण की अवधारणा को पुनर्जागरण, पुनरुत्थान और समाज सुधार के संदर्भ में समझा जा सकता है। यूरोप में नवजागरण से भारतीय नवजागरण का मुख्य अंतर यह है कि भारत में नवजागरण की भावना का विकास राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के दौर में आरंभ हुआ। भारत में नवजागरण का उदय मध्ययुगीन की समाप्ति और औपनिवेशिकता के दौर में पूंजीवाद के विकास और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के बीच में हुआ। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने इसे गति और शक्ति प्रदान की। राष्ट्र के रूप में भारत का विकास भी राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष के दौर में हुआ। भारत एक बहुराष्ट्रीयता का देश है, जहां विभिन्न मत, पंथ, धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीयता के विकास के आधार बने
धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के मूल्य। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का गहरा संबंध है। अब हम बात करेंगे भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि की। 19वीं शताब्दी में सारे देश में नवजागरण की जो लहर उठी, उसने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। हर आंदोलन की जड़ अपने सामाजिक आधार में होती है। जिस आधार को समझे बिना आंदोलन की मूलभूत विशेषता को सही ढंग से नहीं समझा जा सकता है। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय समाज में पूंजीवादी तत्वों का उदय अवश्य हो चुका था, लेकिन वे इतने शक्तिशाली नहीं बन सके थे कि मध्यकालीन सामंती ढांचे को बदल पाते और मानव संबंधों और नए जीवन मूल्यों को सामने लाते। पूरा समाज कर्म, फल, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कृतियों से ग्रस्त था। इससे पहले भारतीय व्यवसायिक पूंजीवादी तत्व शक्ति संचित कर सकें, इसके विरुद्ध खड़े होते, इनसे कहीं अधिक शक्तिशाली विदेशी पूंजीवादी शक्तियां देश में के रंगमंच पर आ गई। उन्होंने पहले व्यापार का सहारा लिया, जिसमें भारत का बना माल विदेशों में बेचना और विदेशों का माल यहाँ बेचना उनका मुख्य कर्म था। लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियों के दबाव में ये अधिक दिन नहीं चल सका। फलस्वरूप भारत में उद्योग धंधों को नष्ट करने और उसे कच्चे माल का निर्यात करने और तैयार माल की मंडी बनाने की प्रक्रिया आरंभ किया। भारतीय नवजागरण की विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय नवजागरण की मुख्य विशेषता देश की जनता में स्वतंत्रता की भावना को जागृत करना, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश की आज़ादी में योगदान दिया। इसके अलावा नवजागरण के कारण सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में तरह तरह के आंदोलन हुए, जिससे लोगों को जागरूक करने में मदद मिली। भारतीय नवजागरण के कारण ब्रिटिश शासन का प्रभाव सभी वर्ग के लोगों के लिए बेहद प्रलयकारी बन गया। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत की व्यापार नीति का खंडन कर देसी उद्योगों और कारखानों पर अंकुश लगा दिया, जिससे अचानक ही हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इसके कारण उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश शासन ने अपनी सुविधा हेतु भारत में रेल मार्ग, डाक, बिजली, पानी, संचार के साधनों का विकास किया। इसके अलावा अंग्रेजों ने यातायात के साधनों का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे आगे चलकर राष्ट्र की प्रगति की ओर राष्ट्र बढ़ा। नवजागरण और पुनर्जागरण की हम बात करें। भारतीय संदर्भ में कुछ विद्वानों ने आधुनिक काल के नवजागरण को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी। उनके अनुसार भारत का भक्ति आंदोलन नवजागरण का सूचक था, अतः आधुनिक काल में घटित होने वाला जागरण इसी की अगली कड़ी के रूप में पुनर्जागरण है। ये सही है, भक्ति का आंदोलन एक व्यापक सांस्कृतिक जागरण का परिचायक था, जिससे जन साधारण की सृजन शक्ति मध्यकालीन जकड़नों को तोड़कर विकसित होने लगी थी। लेकिन ये सारा विकास मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था के भीतर ही घटित हुआ, अतः लोगों के चिंतन और संवेदना की बहुत सारी कमजोरियों को दूर करने में कामयाब नहीं हो सका। साथ ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ईश्वर केंद्रित स्वरूप और धर्म पर पूर्णतः निर्भरता थी, इसलिए इसे नवजागरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। 19वीं शताब्दी के नवजागरण के लिए उसने एक संपन्न विरासत की भूमिका अवश्य अदा की। इससे दूसरा तथ्य हमारे सामने ये आता है कि नवजागरण मध्यकालीन सामंतवादी विरोधी अवधारणा, इसका सूत्रधार उदयीमान पूंजीपति वर्ग था। अतः 19वीं शताब्दी के नवजागरण को पुनर्जागरण की संज्ञा न देकर नवजागरण कहना अधिक उचित है। नवजागरण, पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार। नवजागरण में जहां एक नए तर्क संगत, विवेक सम्मत युग की आवश्यकताओं के कारण व्यापक सुधार की भावना पर जोर दिया गया, वहीं पुनरुत्थान में अतीत की पुनर्प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया गया। भारतीय संदर्भ में 19वीं शताब्दी के नवजागरण में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों की महती भूमिका रही। इन आंदोलनों में नवजागरण और पुनरुत्थान के तत्व प्रायः मिले जुले दिखाई देते हैं। यही नहीं, सामाजिक सुधार और धार्मिक पुनरुत्थान को लेकर उस आंदोलन में विवाद की स्थिति भी रही, जो आज भी दिखाई देती है। जस्टिस रनाडे ने पुनरुत्थानवादियों की आलोचना करते हुए कहा, आखिर हम किस चीज का पुनरुत्थान करें? क्या हम पुत्रों को उत्पन्न करने की 12 विधियों
विवाह की 8 विधियों का पुनरुत्थान करें, जिसमें लड़की को जबरदस्ती उठा ले जाना सही माना जाता है या मिश्रित और अनैतिक संबंध को स्वीकार किया जाता है। तो इसके अलावा उन्होंने इसका खंडन किया। इस तरह दर्जनों प्रश्न उपस्थित करने वाले रानाडे ने कहा, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी प्रथाओं और रस्म रिवाजों का पुनरुत्थान करने में हमारा कल्याण नहीं होगा, न ही व्यवहारिक रूप से संभव है। जहाँ तक नवजागरण की अवधारणा का प्रश्न है, ये सामाजिक विकास के एक ऐतिहासिक मोड़ की सूचक है, जिसे मध्यकाल से आधुनिक काल में संक्रमण की स्थिति माना जाता है। मध्यकालीन सामंती सामाजिक संबंधों के विघटन और नवीन पूंजीवादी सामाजिक संबंधों के संगठन की प्रक्रिया में इसका आरंभ हुआ। विद्वानों ने इसके 3 प्रमुख विशेषताओं की ओर संकेत किया। पहला, इसका धर्मनिरपेक्ष रूप, मानवतावादी दृष्टि दूसरा, और तीसरा, प्राचीन संस्कृति पर इसकी निर्भरता। मानव केंद्रित चिंतन में धर्म को व्यक्ति का निजी मामला घोषित करते हुए धर्मांधता का विरोध किया गया। इस प्रक्रिया में उसने अंधविश्वास, भाग्यवाद, परलोकवाद और तमाम सारी अतार्किक सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया। फलस्वरूप एक मानवतावादी विश्व दृष्टि के विकास में सहायता मिली। नवजागरण की मानवतावादी विश्व दृष्टि के अंतर्गत मानव को मनुष्य को विश्व का केंद्र घोषित किया गया। उसके अनुभव, उसकी मानवीय गरिमा, उसका जीवन मानव चिंतन का प्रमुख विषय बना। व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव मात्र की समानता, भाईचारे की भावना, सामाजिक जीवन और उसकी विभिन्न गतिविधियों के तथ्यों के अनुरूप तर्क के आधार पर समझने परखने की वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक उत्थान के प्रति आस्था जैसे स्वस्थ पूंजीवादी मूल्य नवजागरण की मानवतावादी उपलब्धियां हैं। यूरोपीय नवजागरण की विशेषता। भारतीय नवजागरण की विशेषताओं को समझने के लिए आवश्यक है यूरोप के नवजागरण को भी संक्षेप में समझा जाए। यूरोप का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि पश्चिमी यूरोप का नवजागरण मध्यकाल और आधुनिक काल के मध्य एक संक्रमण का काल था। इसमें सामंतवादी व्यवस्था, उदयमान पूंजीवादी शक्तियों के बीच सीधी टक्कर हुई। 14वीं शताब्दी के आरंभिक दौर में इटली के उत्तरी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में पूंजीवादी तत्व सबसे पहले प्रकट हुए। साधारण जनता को इनके बंधन से मुक्ति मिली, जिससे नए चिंतक, कवि, कलाकार सामने आए। उन्होंने अपने को आसपास की दुनिया से बंधन मुक्त होकर देखा, जिससे उनकी मानवीय विकास दृष्टि, सौंदर्य शास्त्रीय अभिरुचियां, अतीत को परखने और वर्तमान को समझने की दृष्टि में व्यापक बदलाव आया। सामंतवादी जड़ता, निराशावाद और भ्रामक आध्यात्मिक भटकड़ों से मुक्त होकर लैंगिक विज्ञान, लौकिक साहित्य, कला का उदय हुआ। इस दृष्टि से इटली की मानवतावादी संस्कृति एक प्रेरक आदर्श रही। 14वीं-15वीं शताब्दी में फ्रांसीसी क्रांति का विशेष महत्व। फ्रांस के साथ ही जर्मनी की क्रांति का स्वरूप भी भूस्वामित्व को लेकर किसानों और भूस्वामी सामंतों का संघर्ष था। इटली के नवजागरण में आरंभ में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के स्वतंत्र निर्माण के आग्रह के साथ मध्यकालीन परलोकवाद या वैराग्यवाद का विरोध प्रमुख रहा। इस भिन्नता पर प्रकाश डालते हुए रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि ब्रिटेन का औद्योगिक पूंजीपति वर्ग अपनी क्रांतिकारिता के लिए विख्यात नहीं रहा। उसने पग पग पर किसानों और मजदूरों के विरुद्ध जमीनों से समझौता किया। सामंत विरोधी क्रांति फ्रांस में हुई, जहां बड़ी बड़ी जमींदारियां तोड़ दी गई और जमींदार किसानों में जमीन को बांट दिया। सामंत विरोधी क्रांति ब्रिटेन में नहीं हुई, जहां बड़ी बड़ी जमींदारियां कायम रहीं। 18वीं सदी में उसमें सैकड़ों एकड़ नई जमीन मिला दी गई। वस्तुतः ये हम कह सकते हैं कि नवजागरण आंदोलन मूलतः व्यक्ति मानव की स्वतंत्रता का आंदोलन था। फलस्वरूप इसका आरंभ बिंदु सामंतवादी, मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़िवादिता का विरोध था। भारतीय परिस्थितियों में जो नवजागरण की स्थिति रही, भारत की परिस्थितियां यूरोप से भिन्न थी। यहाँ 8वीं सदी के बाद जिस मतवाद का सबसे अधिक प्रभाव रहा, इहलोक से परे का चिंतन, वेदांत दर्शन। वेदांत में भौतिक जगत को माया, मानव शरीर को आत्मा का बंदीगृह और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति को मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताया गया।
आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि को सर्वोच्च गुण माना गया। 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने सामाजिक जड़ता और विषमताओं के विरुद्ध एक सार्थक विद्रोह अवश्य, और मध्ययुगीन की समाप्ति। नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि आधुनिकता की शुरुआत और मध्ययुगीनता की समाप्ति। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उस समय हमारी सांस्कृतिक विरासत में कुछ ऐसा था जो सड़ा गला और जड़ हो चुका था। ब्रिटिश शासन में जहाँ पूंजीवाद का विकास हुआ, वहाँ सामंतवादी व्यवस्था को चुनौती देने की संभावना अवश्य बनी। राजा राम मोहन राय ने उस समय की सड़ी गली धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों का जोरदार विरोध किया और इसके लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, बाल विवाह पर रोक लगाई, सती प्रथा का विरोध किया और अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में नवजागरण फैलाने का काम किया। अब हम बात करें निष्कर्ष रूप में, हम राष्ट्रीय चेतना आधुनिक अवधारणा के रूप में राष्ट्रीय भावना की बात करें तो राष्ट्र और राष्ट्रीय भावना एक आधुनिक अवधारणा है जिसका उदय सर्वप्रथम यूरोप से प्रारंभ हुआ। एक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास, अशोक, चंद्रगुप्त, अकबर भारत के बड़े भूभाग पर अधिकार अवश्य उन्होंने किया, लेकिन देश की शासन की बागडोर विभिन्न क्षेत्रीय सामंतों, सरदारों के हाथ में थी। सामंती व्यवस्था देश के राष्ट्रीय स्वरूप में बाधक थी। इस व्यवस्था के टूटने पर राष्ट्रीय चेतना का विकास संभव था। यह कार्य संपूर्ण देश के ब्रिटिश शासन के अधीन होने के बाद आरंभ हुआ और इसका केंद्र बना साम्राज्यवादी विरोधी या औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति का संघर्ष। महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि समूचे देश की जनता राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हुई। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा संबंधी मान्यताओं की सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना से परिपूर्ण होकर देश की किसान, मजदूर, साधारण जनता को एकता के सूत्र में बांधा और देश की आज़ादी के लिए लड़े जाने वाले राष्ट्रीय संघर्ष को 20वीं शताब्दी से तीसरे और चौथे दशक में नवजागरण की प्रक्रिया को तेज किया, बल्कि उसे आम जनता में सर्वव्यापक बनाया। देश की यह सही है कि संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय जागरण को एक सूत्रता प्रदान करने में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संघर्ष राजनीतिक स्वाधीनता या राष्ट्रीय जागरण तक सीमित नहीं रहा। नवजागरण के रूप में व्यापक सामाजिक जागरण के साथ जुड़ा। देश की स्वतंत्रता के साथ साथ जन जन की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का मेल किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर इस संपूर्ण जनता के प्रयास का प्रतिफल है। यही राष्ट्रीयता तथा नवजागरण की चेतना का आधार बनी। इसके अलावा गांधी सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों ने भी भारतीय नवजागरण में अपना योगदान दिया। उसका प्रभाव ये रहा, जो आम जनमानस में जो भी मतैक्य था, लेकिन इसके बावजूद सब में एक स्वर में यह भाव था कि देश हमारा पहले है, देश रहेगा तो हम रहेंगे। इस भावना का प्रवाह पूरे आम जनमानस में फैला है। राष्ट्रीय भावना और नवजागरण एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अनुगामी हैं। किसी एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व आना, बने रहना, स्वस्थ तथा ठोस रूप धारण करना संभव नहीं है। राष्ट्रीय भावना और नवजागरण कहीं पर अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे शरीर और आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर का अस्तित्व संभव नहीं है। उसी प्रकार राष्ट्रीय भावना और नवजागरण
एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना के प्रसार में ये राष्ट्रीयता और नवजागरण की चेतना, ये आधार का काम किया।